वीडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वीडियो ऑन कीजिए, मैं वीडियो ऑन करने के लिए कह रहा हूँ। चलिए, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। अब देखिए, फ्रिक्शन में पहला पॉइंट, इट इज कांटेक्ट फोर्स। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, अदरवाइज एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट इज टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास। एम मास है, इसको आपने ग्राउंड पे रखा और ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और तब भी यह आपका बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ऐसा होता है ना, एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, बहुत भारी बॉक्स है, तो अगर मैं सिंपल सा फोर्स लगाऊं तो बॉक्स तो मूव करेगा नहीं। ठीक है, तो उसी के एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है जिसपे आपने एफ फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक अभी भी रेस्ट पोजीशन पे है। तो अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया। तो एफबीडी में हमने देखा कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा नॉर्मल। तो आपने एफबीडी में कहा कि नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल तो बैलेंस कर रहा है mg को, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी पार्टिकल आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, तब हमने सोचा कि हॉरिजॉन्टल में तो मैं तो एफ फोर्स लगा रहा हूँ राइट डायरेक्शन, कि इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों सरफेस से जो कांटेक्ट में है वही एक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं आ सकता। तो हमने क्या बोला कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, यही तो एफ को बैलेंस कर सकता है। सिंपल सा लॉजिकली सोचिए, अगर एफ को बैलेंस करना है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, सरफेस, जो भी कांटेक्ट सरफेस है। तो मैंने कहा कि पीछे की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में सरफेस ने फोर्स लगाया, जिसको मैंने क्या नाम दिया, फ्रिक्शन। ठीक है, अब
सिर्फ और सिर्फ अगर कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो कांटेक्ट फोर्स देखिए कौन कौन से हैं। एक तो नॉर्मल है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है आपका। और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, वो आपका कांटेक्ट फोर्स है। एक पीछे की तरफ कांटेक्ट फोर्स लग रहा है और एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा निकाल सकते हैं? नेट कांटेक्ट फोर्स √f² ये + n²। ये दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा, ये मैंने कहा रिजल्टेंट है, ये क्या है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स को मैंने लिखा F² + n² √। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0, देयरफॉर √a² + b²। यस सर। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे वन बाई वन। फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन। ठीक, अभी हमारा मेन जो टॉपिक होगा एनालिसिस का वो ये दोनों होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जो भी आपके दो सरफेसेस हैं उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है तब आपका कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। अब देखिए फ्रिक्शन में दो चीज आती है, फ्रिक्शन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन।
where mu is coefficient of friction, where mu is coefficient of friction, और n क्या है, कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से तो हम लोग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक। अब मेन मुद्दा आता है कि हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालें। तो जो डायरेक्शन निकालना है उसका तरीका क्या होता है, हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपने वर्डिंग में लिखिएगा, ठीक है। और हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो सुनिए, हमेशा जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ये हमेशा दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी कि फ्रिक्शन का मतलब क्या है, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। अब अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या, अभी हम लोग एफबीडी में सभी फोर्सेस तो बना ही रहे थे, ठीक है। नॉर्मल बना रहे थे, एमजी बना रहे थे, और जो भी अप्लाइड फोर्स था एफबीडी में हम लोग दिखा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ सरफेस मानते हुए ये देखिए कि जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे कहीं पे फ्रिक्शन तो था नहीं, तो उसी तरीके से अगर फ्रिक्शन भी अगर कहीं पे है तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो एफबीडी बना लीजिए। एफबीडी बनाने के बाद ये देखिए कि ये जो बॉडी है किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ऐसा में जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट होगा या जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो आपने एफबीडी बना लिया। एफबीडी के हिसाब से आपने देखा कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या मूव कर रही है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में मूव कर सकती है या मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। लिखिए इसको अपने सेंटेंस जैसे भी लिखना है। Done, sir. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। अब हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से चीजों को सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई ब्लॉक है,
कोई सा भी ब्लॉक है, मैंने कहा इस डायरेक्शन में आपने एफ फोर्स लगाया, ठीक। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बस सुनिए, उसके बाद जो भी कंक्लूजन होगा उसको अपने वर्डिंग में लिखिएगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई भी ब्लॉक है और आपने उस पे राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। सिंपल ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बॉक्स तो हो गई घर पे। तो आपने क्या कहा कि राइट डायरेक्शन पे मैंने उसमें फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, लेकिन जैसे ही मैंने 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, ठीक है। अगर बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा होगा, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो? 10 न्यूटन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, बॉडी पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, मैंने बॉडी पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, लेकिन बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही है, अभी भी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, ठीक। अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। अब तीनों केस में मैंने क्या देखा, बॉडी तो रेस्ट पे है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर बॉडी रेस्ट पे है और मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, जो भी मैं 10 न्यूटन 20 न्यूटन और 50 न्यूटन लगा रहा था, अब मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं बॉडी पे। अगर मैं बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0। 0, है ना। तो तीनों चीजों से आपने ये देखा कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा, when there is no relative motion between two surfaces, then static friction will act। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आपने एक सिंपल से एग्जांपल लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन। अगर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन। बॉडी रेस्ट पे है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें तो देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ना। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका फोर्स के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक। इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, पहले लिखिए, ये जो एग्जांपल समझा है इसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके थोड़ा लिखिए, फिर आगे बढ़ते। लिख लिया। यस सर। तो आपने समझा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर।
और इसकी वैल्यू 0 से लेके बढ़ती जा रही थी। जब आपने फोर्स 0 रखा तो 0 थी, 20 था तो 20 था, 50 था तो 50 था। अब ये सोचा गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो 0 है। ठीक, तो ये जो सेल्फ एग्जिस्टिंग इन नेचर है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक वेरी करेगी, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो म्यू एस इंटू एन है, ये जो म्यू एस इंटू एन लिखा है, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है जमीन पे, आप उस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, तो बॉक्स कभी मूव ही नहीं करेगा। बॉक्स मूव करता है ना। ठीक है, तो मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन। और ये जो फ्रिक्शन है वो तो अपोजिशन है, जो कि कॉन्टेक्ट सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करूं तो बॉडी मूव कर जाएगी, यस और नो। लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, इसी जो एग्जांपल अभी आपने लिया था, मैंने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है। ठीक, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 10। 20 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20। 50 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 50। लेकिन 50 से जहां ज्यादा फोर्स लगाया, मैंने कहा मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, 60, तो पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 50। वो तो अपने मैक्सिमम पे आ चुका है ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने कहा कि मैं तो बस मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूँ, 50 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ, इसके आगे मेरी औकात नहीं है, इससे ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो तो 50 से ज्यादा हुआ, तो नेट फोर्स कितना मिल गया, 10 न्यूटन। 60 माइनस 50 मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स मिला, बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, और जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा बेटा, काइनेटिक। ठीक है, ये लिखवाया था ना, when there is a relative motion between the two contact surfaces then kinetic friction will act। लिख लीजिए फटाफट, छोटी छोटी चीजें हैं, लिख लीजिए।
हाँ लिख लिया सर। चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब देखिए सिंपल लॉजिकली अगर हम लोग सोचें कि जब आपने 10 न्यूटन का लगाया फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन जब तक बॉडी रेस्ट पे है, और जब आपने 10 20 का तो 20 न्यूटन, 30 का तो 30 न्यूटन, 40 का तो 40 न्यूटन, 50 का तो 50 न्यूटन। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? अप्लाइड फोर्स पे। जितना अप्लाइड फोर्स कर रहा हूं उतना स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर मैं ग्राफ देखूं फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में, ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स है। जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और ये मैक्सिमम ये कब तक है? जब तक स्टैटिक रीजन है। स्टैटिक रीजन का मतलब जब तक बॉडी रेस्ट पे है उस समय तक फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? एफ एक्स मैक्स तक। और एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है? म्यू एस इंटू एन। अब जैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया, और जैसे ही रिलेटिव मोशन आएगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एफ के, वो कितना होता है? म्यू के इंटू एन। और म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। प्रैक्टिकली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ये प्रैक्टिकल डेटा है। जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो म्यू के से बड़ी होती है। इसलिए जैसे ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू तो म्यू एस इंटू एन से छोटी होगी ना। तो ये आपका ये ऐसा हो जाता है ग्राफ। और इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है आपका? कांस्टेंट। ये वेरी नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है। आ गया समझ में? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। एम की वैल्यू है 1 kg, म्यू एस दिया हुआ है 0.2, और म्यू के की वैल्यू है 0.15। तो हमें निकालना है फाइंड फ्रिक्शन पहला केस एफ की वैल्यू 1 न्यूटन है, दूसरा केस एफ की वैल्यू 2 न्यूटन है, तीसरा केस एफ की वैल्यू 2.5 न्यूटन है। तीनों केसेस के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी से कीजिए।
पहले दो केस के लिए 2 न्यूटन और तीसरे के लिए 1.5 न्यूटन। हाँ सही है। चलिए 11th वाले भी जल्दी से कीजिए। सबसे पहले तो एफ एक्स मैक्स की वैल्यू निकालिए। एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है? देखिए सबसे पहले हमेशा एफ एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। एफ एक्स मैक्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। अगर हम यहाँ पे एफबीडी बनाए तो नीचे एम जी और ऊपर एन, यही होगा ना। तो एन इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 kg। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 × 10, तो 10 न्यूटन आ गया। तो नॉर्मल की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो म्यू एस कितना है? 0.2 इंटू 10, दैट मीन्स 2 न्यूटन। मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 2 न्यूटन। तो अगर मेरे को बॉडी को मूव करना है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 से ज्यादा ना, तभी तो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगी। ठीक। तो पहले वाले केस में, केस 1 में, जब अप्लाइड फोर्स आपका 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन के इक्वल। क्योंकि अभी बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। ठीक है। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड करूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन, तभी तो बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगा। सेकंड केस में जब आपने फोर्स 2 न्यूटन प्रोवाइड किया तो ये तो अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की तक ही पहुंचा ना। तो अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन। लेकिन जैसे ही फोर्स की वैल्यू मैं 2 से ज्यादा कर दूं, 2 से ज्यादा इन द सेंस 2.5 न्यूटन कर दूं, तो ये 2.5 न्यूटन देखिए, म्यू एस इंटू एन, इससे ज्यादा है ना। अगर इससे ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन एफ एक्स मैक्स। अगर एफ एक्स मैक्स से ज्यादा है तो बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। अगर बॉडी मोशन में आ जाएगी तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 10, दैट मीन्स 1.5 न्यूटन। आया समझ में? बिल्कुल Yes, sir. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। मीत, पलक, आप लोगों को तो वीडियो ऑन ही नहीं होता। हम्म। यस सर। मान लीजिए वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक है और ब्लॉक को आप थीटा एंगल पे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ब्लॉक क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है। ठीक है। तो जो मैं एफ प्रोवाइड कर रहा हूं उसका रेंज क्या से क्या होना चाहिए? रेंज निकालना है मेरे को। फाइंड आउट द रेंज ऑफ एफ सो दैट
ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट स्टेप हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, फोर्स के कंपोनेंट निकालिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद देखिए कि किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर तो मैं सॉल्यूशन दूंगा ही। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, जो भी आपको समझ में आए। पलक, मीत, वीडियो ऑन कीजिए। अभी मैंने टोका, उसके बाद भी वीडियो ऑन नहीं किया अभी तक। सर ऑन कर रखा है। बेटा आपका वीडियो तो नजर नहीं आ रहा है, और सब लोगों को तो आ रहा है। एक दिया मिनट का है, सर। राहुल का है, इन दोनों का तो वीडियो आ। सर पर मैंने ऑन कर दिया। बेटा आपका तो वीडियो ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। फोर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक आपका एफ कॉस थीटा होगा और एक आपका एफ साइन थीटा होगा। एफ कॉस थीटा आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एफ साइन थीटा आपको वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और एक mg लगेगा नीचे की तरफ। तो सिंपल याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये लिखवाया था ना फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कौन बैलेंस कर रहा है, एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वाले में तो एफ कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दा उठता है वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, ठीक है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर एफ साइन थीटा mg से बड़ा है, अगर एफ साइन थीटा mg से बड़ा है, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अपवर्ड। बोलिए जल्दी से, ऐसा कोई अपवर्ड। तो आपने सबसे पहले इसके कंपोनेंट बनाए, एफ कॉस थीटा और एक आपका एफ साइन थीटा, और नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक। तो केस वन, पहला केस लिया आपने, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इधर एफ कॉस थीटा लगेगा तो इधर नॉर्मल लगेगा, यस और नो। तो यस सर। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक। अब पहला केस मैंने क्या लिया कि जो एफ साइन थीटा की वैल्यू है इज ग्रेटर देन mg। अगर एफ साइन थीटा की वैल्यू mg से बड़ी है, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड। तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा ना, म्यू एन एम जी, और ऊपर क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा। अगर ये रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, है ना। मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन बेटा आप ही लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। केस टू, केस टू की अगर हम लोग बात करें
अगर मैंने कहा कि F sin थीटा इज लेस देन mg, मतलब कि ग्रेविटेशन पुल ज्यादा है। अगर ग्रेविटेशन पुल ज्यादा होगा तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? डाउनवर्ड। अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करना चाहिए? अपवर्ड। लेकिन बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है ना। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल। एक यहां से कंडीशन मिल रही है और एक यहां से मिल रही है, तो इन दोनों से आपको रेंज मिल जाएगा कि कहां से कहां तक मैं F रखूं ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। और ये पार्ट आपका है होमवर्क। लगभग मैंने हिंट देख के सब चीजें बता दी हैं, बस आपको इक्वेशन बना के उसको निकालना है। ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कल हम लोग इसी के आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। मीत पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नहीं कर रहे मीत आप? आपकी शक्ल से मेरे को पता चल रहा है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। चलिए, अब Thank मैं you, sir. आपको मंडे को आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा। लगभग शीट तैयार हो गई है। मंडे को असाइनमेंट दूंगा और उसी से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th वालों को असाइनमेंट मंडे को मिल जाएगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम बेटा। थैंक यू सर।